सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी एनालिसिस 9th ऑफ जून के लिए, राइट। सो आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ज्वाइन हुए हैं तो उनको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो उनको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, राइट। और अगर आप लोग को लगता है कि किसी स्पीड स्लो है तो आप इसको 1.5x पे सुन सकते हैं, राइट। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। सो अपना फर्स्ट टॉपिक कहता है आरबीआई होल्ड्स रेट्स बोस टू कीप प्राइस स्टेबिलिटी। आरबीआई की कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रेट्स आई थी कि रेपो रेट बढ़ेगा या कम होगा, तो उन्होंने अनचेंज रखा है, मतलब कि 6.50 जो पहले थी उसको अभी भी उतना ही रखा है, ना कि बढ़ाया है ना कि कम किया है, राइट। सो अपन ये देख लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है। तो यूपीसी यहाँ से डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछती है। फिर रेट्स कौन सी होती है, रेपो रेट होती है, उसके बाद कितनी रेपो रेट्स होती हैं जो डायरेक्टली ट्रांजेक्शन में मदद करती है, राइट। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? इट इज अ स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। तो आपके प्रीलिम्स में आ जाए कि स्टैट्यूटरी और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क है कि कौन से एक्ट के अंदर, 1921 के अंदर या 1935 के अंदर या 1999 के अंदर, तो आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, राइट, फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन ग्रोथ इन माइंड। ह्यूमन ग्रोथ नहीं मींस लाइक ह्यूमन ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन अपन यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखते हैं, राइट। तो ग्रोथ इन माइंड, तो ग्रोथ एक होलिस्टिक टर्म है, राइट। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द कमिटी। तो गवर्नर ऑफ आरबीआई क्या होते हैं? इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। तो जो मैं आपको आज हाईलाइट करूंगा ना, वो आपको डायरेक्टली प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। स्टैट्यूटरी है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, कौन से एक्ट के थ्रू बनी है, राइट। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं? गवर्नर ऑफ आरबीआई। डायरेक्ट के डायरेक्ट स्टेटमेंट्स बनेंगे आपके यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है। द MPC determines the policy interest rate repo rate required to achieve the inflation target of 4%. तो अपना इन्फ्लेशन रेट कितना होना चाहिए? आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी की टारगेट क्या है? 4 में +2 या -2, 2 से 6 के बीच में अपनी एक रेंज है जहां पे इन्फ्लेशन रहना चाहिए, राइट। An RBI appointed committee led by the Deputy Governor Urjit Patel in 2014 recommended the establishment of Monetary Policy Committee, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखें। सो अब देखते हैं कि रेट्स क्या क्या है अपने पास। तो रेपो रेट इज रेट एट व्हिच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। हियर द सेंट्रल बैंक परचेजेस द सिक्योरिटी, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा देती है, राइट, रेपो रेट में। लाइक जैसे कमर्शियल बैंक के पास पैसे की कमी हो गई तो कौन उसको प्रोवाइड करेगा मनी? उसको प्रोवाइड करेंगे आरबीआई रेट्स, आरबीआई अपने रेट पे, जिसको कहते हैं रेपो रेट, राइट। तो कुछ और भी रेट्स होती है, उनको भी देखते हैं अपन। जैसे कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये क्या होती है? इट इज अ लिक्विडिटी विंडो विच द आरबीआई विल गिव बैंक्स एन ऑप्शन टू पार्क एक्सेस लिक्विडिटी विद इट। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिवर्स रेपो रेट फैसिलिटी दैट इज डज नॉट रिक्वायर द बैंक टू प्रोवाइड कोलेटरल बाय पार्किंग देम फंड्स। तो ये रिवर्स रेपो से अलग होती है। अब आप मुझे बताएंगे रिवर्स रेपो क्या होता है? मैंने आपको रेपो रेट बताया, तो रिवर्स रेपो आप सोच सकते हैं क्या क्या होता है? या आपने आपके इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था क्या? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, राइट। तो स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटी क्या होती है? जब भी कोई कमर्शियल बैंक्स के पास अगर कुछ ज्यादा एक्सेस लिक्विडिटी होती है तो वो क्या करते हैं? वो उसको पार्क कर देते हैं आरबीआई के पास, जिससे वो आराम से उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, राइट। अगर वो उनके पास ही रखेंगे तो उससे वो इंटरेस्ट अर्न नहीं कर पाएंगे, राइट। तो चलिए अपन देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है। MSF is a window for scheduled banks to borrow overnight from the RBI in an emergency situation when interbank liquidity dries up completely. तो जैसे कि कोई बैंक के पास अगर उसको कोई पेमेंट करना है लेकिन उसके पास अभी कैश पेमेंट नहीं है और उसको रात के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन उसको पता है कि 2 दिन बाद आ जाएगा, तो वो क्या करता है? आरबीआई से ओवरनाइट बोरिंग कर लेता है, मतलब रात रात को ही पेमेंट उठा लेता है, जैसे कि नेक्स्ट डे उसको पेमेंट करना है। यूज्ड इंटरबैंक लैंडिंग, बैंक्स लैंड फंड्स टू वन अनदर फॉर अ स्पेसिफाइड टर्म। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जो अपन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं GS3 में, जब अपन इस चीज को देखते हैं तो बैंक रेट क्या होता है? इट इज द रेट चार्ज बाय द आरबीआई फॉर लैंडिंग फंड्स टू द कमर्शियल बैंक, ठीक है। बैंक रेट रेपो रेट से ज्यादा होती है। CRR क्या होता है? अंडर CRR कमर्शियल बैंक्स हैव टू होल्ड अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एज रिजर्व्स फॉर द सेंट्रल बैंक। तो जैसे अपन देखते हैं कि कोई बैंक दिवालिया घोषित हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, राइट, कई बार, मतलब उनके पास पेमेंट नहीं रहता है, तो ये CRR वो करता है कि कोई भी अगर अननोन सिचुएशन आई तो उनके पास इतना रिजर्व रहना चाहिए कि वो लोगों को मिनिमम अमाउंट पे पेमेंट कर पाए, राइट। जैसे कि आपने 1 लाख जमा कराया तो आपको 10% आपको मिलना ही चाहिए वापस। SLR क्या होता है?
SLR is the minimum percentage of deposits a commercial bank must maintain in the form of liquid cash, gold, other securities. जैसे कि अपन देखते हैं कि आज जैसे अपने को 5 लाख चाहिए बैंक में, 5 लाख रोज लोग निकालने आते हैं, तो इतना मिनिमम डिपॉजिट आपके यहाँ होना ही चाहिए कि जितना लोग रोज निकालते हैं बैंक से पैसा, उतना आपके पास पैसा नहीं होगा तो बाद में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए मिनिमम परसेंटेज डिसाइड किया जाता है पहले से कि इतना हर बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज की फॉर्म में, राइट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये मैंने आपके लिए 2 दिन पहले भी कवर किया था 5 जून को, आज वापस आया है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले प्रीलिम्स के लिए, राइट। सो नॉट क्लियर स्पेक्टर वाज प्रेजेंटेड टू माउंटबेटन सेज द हेड ऑफ मेथ इन तमिलनाडु, राइट। सो अभी रिसेंटली सेनेगल को अपने न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग में इंस्टॉल किया गया बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर and our speaker ओम बिरला, राइट। सो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं जो अपन ने उस दिन भी देखे थे कि सेनेगल का मीनिंग क्या होता है, ड्राइव फ्रॉम तमिल वर्ड सेमाई, इट मींस राइचियसनेस। इसको आप डायरेक्टली अपने मीन्स के आंसर्स में यूज करेंगे अगर इसके रिलेटेड कुछ भी आता है, ठीक है। इट वॉज मेड ऑफ अ गोल्ड और सिल्वर एंड वॉज ऑफ्टन डेकोरेटेड विद प्रीशियस स्टोन्स। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताई गई है। A Senegal spectre was carried by emperors on ceremonial occasions and used to represent their authority. तो सेनेगल क्या करता है, उनकी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, राइट। इट इज एसोसिएटेड विद द चोला एम्पायर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया। तो ये किससे रिलेटेड है, चोला एम्पायर में। अगर आपको रात को ही पूछना था आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो चोलास रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, श्रीलंका फ्रॉम द 9th to 13th century CE। तो चोलास ने कब से कब रूल किया ये आपको ध्यान होना चाहिए, राइट। दे वर नोन फॉर देयर मिलिट्री प्रोनेस, मैरीटाइम ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कल्चरल पैट्रोनेज एंड द टेंपल आर्किटेक्चर, राइट। तो वो किसके लिए जाने थे उनकी मिलिट्री प्रोनेस के बारे में, मैरीटाइम ट्रेड से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी से रिलेटेड, राइट। The Cholas had a tradition of handing over the Senegal spectre from one king to another as a mark of succession and legitimacy। तो चोलास को क्या था, एक ट्रेडिशन था, जब वो ये जब एक जगह से दूसरी जगह देने को देते थे तो क्या करते थे, जैसे कि अगर वो दूसरे को दे रहे हैं तो वो बोलते थे कि ये हमारा सक्सेसर है, मतलब अब हमारे बाद ये रूल करेगा, राइट। द सेरेमनी वाज यूजुअली परफॉर्म बाय अ हाई प्रीस्ट और अ गुरु हु ब्लेस द न्यू किंग एंड कंफर्म हिम विद द सेनेगल। तो ये थोड़ा सा आपको सेनेगल के बारे में याद होना चाहिए। अगर जैसे आप यूपीसी मेंस इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं, अगर 2024 का किसी ने इस साल प्रीलिम्स क्लियर किया, अगर वो मेंस दे रहा है तो इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, राइट। सो ये थोड़ा बहुत आप सेनेगल के बारे में याद रखेंगे तो आप इजीली चीजों को आंसर आउट कर पाएंगे, राइट। अब आप मुझे बताएंगे कि अपन इसके बारे में और क्या क्या पढ़ सकते थे। आप सोच पा रहे हैं कि आप इसको और कैसे लिंक कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लिंक कर सकते थे कि अब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, री इन्वेस्टा प्रोजेक्ट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। जैसे कि ज्योतिर्लिंग से इंस्पायर होकर अपना न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग या पहले जो पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो बनाई गई थी, राइट। सो अब उन्होंने ज्योतिर्लिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, अब सेनेगल से रिलेटेड वापस पार्लियामेंट में क्वेश्चन आ रहा है, राइट। तो अब आपको यहाँ क्या क्या ध्यान होना चाहिए मैं आपके लिए बार क्लीन कर देता हूँ, फिर वापस बताता हूँ। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए सेनेगल के बारे में, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो री इन्वेस्टा प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद आपको चोलास के बारे में पता होना चाहिए, चोलास से रिलेटेड डिटेल्स यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछ सकता है कि चोलास कौन से रिवर पे पाए जाते थे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते थे, कितने टाइम पे पाए जाते थे, उनके फेमस किंग्स, उनकी पर्सनैलिटीज या एम्परर्स या समथिंग, इससे रिलेटेड आराम से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप उस चीज का अगर ध्यान रखेंगे तो आप इजिली आंसर आउट कर पाएंगे। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल काफी बार आ चुका है, राइट, और ये मीन्स में डायरेक्टली पूछने के इस साल चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत सारे सेक्टर्स में अब वर्क करने लग गई है। पहले जब ये सेक्टर्स में स्टार्ट हुई थी तो इतना सेक्टर्स में वर्क नहीं करती थी। अपन जब भी देखते हैं कि आज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना आने वाले टाइम में वर्क करने वाली है, राइट। सो डू प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वर्क। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्क करती है क्या, अपन को ये देखना है, राइट। सो अपन ये देखते हैं कि पीएलआई होता क्या है। तो पीएलआई was conceived to scale up the domestic manufacturing capability accompanied by higher import substitution and employment generation। तो पीएलआई स्कीम को क्यों लाया गया था कि अपने यहाँ की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़े, कैपेबिलिटीज बढ़े अपनी, जिससे कि अपना हायर जो
इंपोर्ट होता है उसको अपन सब्स्टिट्यूट कर पाए अपने मैन्युफैक्चरिंग से, राइट, मतलब अपन अपने यहाँ पे बना के आराम से बेच पाए और लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर पाए। तो ये जो सारे के सारे जो पॉइंटर्स है ना, इनको आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में यूज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, राइट। तो द गवर्नर हैज सेड द गवर्नमेंट हैज असाइड 1.97 lakh crore under the PLI scheme for the various sectors, and additional allocation of 19,500 crore was made towards PLI for solar PV modules in budget this 2022-2023। ठीक है, तो अपन देखिए कि सोलर एनर्जी के लिए भी अपन कितना वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। ये सारी जो डिटेल्स होती है ना, आप इनको इंटरलिंक करके पढ़िए कि अगर सोलर में आ रही तो भी आप दे सकते हैं कि हाँ भाई बजट में इतना इंक्रीज किया है पीएलआई स्कीम में। पीएलआई स्कीम्स में ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे अच्छे हैं, ये आप कहीं पे भी यूज कीजिए। भले कोई और अलग दूसरी स्कीम है उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन आप उसे कर सकते हैं जो करिए, ठीक है। कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए होती है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो ये कब लॉन्च किया गया था? लॉन्च इन मार्च 2020। द स्कीम इनिशियली टारगेट 3 इंडस्ट्रीज। तो जब ये लॉन्च किया गया था, जब ये 3 इंडस्ट्रीज को ही टारगेट करता था, जैसे कि मोबाइल एंड एलाइड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो अपन देखते हैं कि आज जो सारे मोबाइल मैन्युफैक्चर्स होते हैं वो दूसरी जगह होते हैं, अपने यहाँ नहीं होते। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मेडिकल डिवाइसेस, तो इन सब के लिए पहले किया गया था, लेकिन आज अपन देखते हैं कि आज किस किस के लिए कर दिया गया है, राइट। तो अपन देखते हैं कि इसके अंदर इंसेंटिव्स क्या क्या है। द इंसेंटिव्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस of incremental sales ranges from low as 1% for the electronics and technology products as to the high of 20%। तो जो इंटेंसिव इसमें कैलकुलेट होते हैं ना, वो इंक्रीमेंटल सेल्स पे होते हैं। जैसे कि आज आपने 100 बेचे, आज आपने 150 बेचे, फिर 200 बेचे, तो उस बेसिस पे आपको इंसेंटिव मिलता है, राइट। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल की स्टार्टिंग ड्रग्स एंड सर्टेन ड्रग इंटरमीडिएटरीज, तो 20% इनके लिए जाता है, 1% एज अ लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए जाता है, राइट। In some sectors such as advanced chemistry, cell batteries, textile products, and the drone industry, the incentive to be given will be calculated on the basis of sales, performance, and the local value addition done over the period of 5 years। So यहाँ पे local value addition का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान होना चाहिए कि अपन अपने यहाँ डोमेस्टिक वाले जो प्रोडक्ट्स मतलब बनाए जा रहे हैं उसको कितना यूज कर रहे हैं। मतलब अपन बाहर से इंपोर्ट करके उसको असेंबल कर रहे हैं या अपन यहाँ पे प्रोड्यूस करके उसको बना रहे हैं, राइट। तो आपको ध्यान होना चाहिए लोकल वैल्यू एडिशन कितना है। जैसे मोबाइल में काफी सारी चीजें लगती हैं, तो वो सारी की सारी बाहर से आ रही हैं या अपने यहाँ पे भी कुछ बन रही है, राइट, उसका कितना वैल्यू एडिशन है। तो देखते हैं अपन कौन से सेक्टर्स हैं पीएलआई स्कीम्स में जो अनाउंस किए गए। सो फार द गवर्नमेंट has announced PLI scheme for the 14 sectors including automobile, auto components, electronics, IT hardware, telecom, pharmaceuticals, solar modules, metals, mining, textiles, apparel, white goods, drones, advanced chemistry, cells, batteries। तो ये सारे के सारे सेक्टर्स के लिए आज अपने पास पीएलआई स्कीम मौजूद है, राइट। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस स्कीम टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन चाइना एंड अदर फॉरेन कंट्रीज, राइट। तो अच्छा ऑब्जेक्टिव है, आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो वो आपको अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स द लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स एंड एम्स टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट रेशियो इन इंडिया। तो ये क्या कर रहा है? ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को सपोर्ट कर रहा है, राइट। दिस स्कीम्स वर्क्स टू रिड्यूस इंपोर्ट बिल्स एंड बूस्ट अप डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि इससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, तो इंपोर्ट बिल अपने आप खत्म होगा, तो अपने यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज अपन को बाहर देना पड़ता है काफी चीजों के रिलेटेड, जैसे तो उससे क्या होता है अपना फॉरेन एक्सचेंज कम होता है, ठीक है। अपनी वैल्यू जो करेंसी की होती है वो डिक्रीज होती जाती है, तो वो स्टेबल रहेगी और इम्प्रूव होती रहेगी, अप्रिशिएट होगी। However, PLI योजना invites foreign companies to set up their units in India and encourages domestic enterprises to expand their production units। तो ये सिर्फ इसके लिए नहीं है कि इंडिया में कंपनी बनेगी उसके लिए, ये जो फॉरेन कंपनीज होती है उनको भी इनवाइट करते हैं, राइट, कि आप अपने यहाँ पे आके प्रोडक्शन कीजिए, हम आपको भी इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। और डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस को भी इंसेंटिव प्रोवाइड करने का काम करती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। आपको ये बोल दिया जाएगा कि नहीं ये सिर्फ फॉरेन कंपनीज को फायदा पहुंचाती है या सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज को फायदा पहुंचाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो आज अपन ने क्या क्या देखा, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे। आज अपन ने पीएलआई स्कीम्स कौन से सेक्टर्स के लिए वर्क कर रही है वो देखा। इंसेंटिव्स क्या क्या दिए जा रहे हैं, जैसे कि एस 1% 20% तक वेरी करता है, लेकिन कौन से सेक्टर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रग्स, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो आप पीएलआई स्कीम मोस्टली मुझे लगता है काफी टाइम से न्यूज में है, काफी टाइम से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछा है, आने वाले टाइम में पूछ सकती है, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है साइक्लोन इफेक्ट ऑन मॉनसून ऑनसेट। सो गाइस, अगर आपको ये इसका ग्रीन है ये यहाँ पे,
अगर आपको ये ब्लैक दिख रहा है तो ये थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम है, ये आने वाला टाइम में अपने आप करेक्ट हो जाएगी, राइट। इसको करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, तो इसका कुछ ना देखें, मतलब लाइक कुछ अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बताएं जरूर। Global warming effects on cyclonesis over the Pacific and North Indian Oceans. The warming over the North Indian Ocean in the late pre-monsoon cycles typhoons are another monkey wrench in the monsoon dynamics. तो थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, अच्छा एडिटोरियल है। आज अपन थोड़ा सा मानसून के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछे गए ये मैं आपको बताऊंगा, राइट। इससे रिलेटेड अगर मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। लाइक जैसे मैंने आपको हर 2 या 3 दिन में साइक्लोन कराता हूँ, लाइक जैसे कि आज मानसून करा दिया, तो अपन हर सेक्टर्स के टॉपिक लेते रहते हैं, राइट। जैसे कि आज चलिए मैं आपको लास्ट में कंक्लूड करता हूँ। तो अपन थोड़ा सा मानसून के बारे में पढ़ते हैं। जनरली अक्रॉस द वर्ल्ड द मानसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल रफ एरिया बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ। तो मानसून जो जनरली स्प्रेड होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, राइट। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ मानसून टाइप। तो इंडिया के क्लाइमेट को कैसा बताया जाता है, मानसून टाइप। इन एशिया द टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मोस्टली इन द साउथ ईस्ट। After the total 4 seasonal divisions in India, monsoon occupied 2 divisions, namely। तो अपन देखते हैं साउथ वेस्ट मानसून के बारे में, और फिर अपन देखेंगे द रिट्रीटिंग मानसून सीजन के बारे में, जो 2 डिविजन अपने को बताए गए, राइट। तो साउथ वेस्ट मानसून सीजन क्या होता है, द रेनफॉल रिसीव्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मेंशन इज सीजनल इन कैरेक्टर व्हिच ऑकर्स इन जून टू सितंबर। तो अपन अब देख रहे हैं कि केरला में विंटर मतलब रेन एंटर कर चुकी है, राइट। तो वो धीरे धीरे अपने यहाँ से ऊपर आती जाएगी, तो इसको अपन कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, राइट। इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए, किस साइड से आ रही है, वेस्ट से आ रही है, साउथ से आ रही है, साउथ वेस्ट मानसून। तो अब ये ऐसे जाएगी, राइट। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। फिर एक और चीज होती है द रिट्रीटिंग मानसून सीजन। इसमें क्या होता है, द मानसून ऑफ अक्टूबर आर नोन एज अक्टूबर टू नवंबर एंड द रिट्रीटिंग मानसून। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये विंड्स वापस जा रही होती है, साउथ वेस्ट मानसून में यहाँ से यहाँ तक थी, राइट। अब रिट्रीटिंग मानसून में क्या होता है, विंड्स रेन यहाँ से होते हुए जाती है अक्टूबर से नवंबर, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। 2 टाइप के मानसून होते हैं मेनली, राइट। कौन से लैटिट्यूड में होते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि 20 डिग्री साउथ से 60 डिग्री नॉर्थ, तो वो डेटा को थोड़ा सा घुमा देते हैं, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द साउथ वेस्ट मानसून फॉर्मेशन, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो अपन देखते हैं। The differential heating and the cooling of land and the water creates a low pressure on the landmass of India while the seas around experience comparatively high pressure, right? तो अपन देखते हैं कि जब भी रेन होती है तो जो रेन होती है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। तो अगर आपकी जमीन पे लो प्रेशर बनेगा तभी विंड आपकी तरफ आएगी, राइट। तो अभी क्या होता है समझ में, जो सीज होती है वहां पे हो जाता है हाई प्रेशर और अपनी जमीन पे हो जाता है लो प्रेशर, तो विंड्स यहाँ पे आने लग जाती है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ ITCZ इन समर ओवर द गंगा प्लेन। दिस इज द इक्वेटोरियल नॉर्मल पोजीशन अबाउट 5 डिग्री ऑफ द इक्वेटर इज आल्सो नोन एज द मॉनसून थ्रू ड्यूरिंग द। तो जो ITCZ होता है अपने यहाँ पे, आपने ज्योग्राफी जब पढ़ रहे होंगे, जब आपने पढ़ा होगा या जब आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि ITCZ एक लाइन होती है जो मूव होती रहती है, तो उसकी वजह से भी अपने यहाँ पे मॉनसून इफेक्ट रहता है, राइट। The presence of the high pressure area east of Madagascar, approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean, the intensity and the position of the high pressure area affect the Indian monsoon. तो अब जब इंडिया का मैप देखते हैं तो आपको ध्यान होगा कि मेडागास्कर, वहां से अगर वहां पे कुछ हाई प्रेशर एरिया लो प्रेशर एरिया में चेंज आता है तो उससे भी अपने मानसून में डायरेक्ट इफेक्ट आता है, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, राइट। The Tibetan plateau get intensely heated during summer, which results strong vertical air currents and the formation of low pressure over the plateau at about 9। तो टिबेटन प्लेटू डायरेक्ट इफेक्ट करता है उसकी हीटिंग ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। तो अगर हीटिंग ठीक हो रही है तो वहां पे लो प्रेशर एरिया बनता है। द मूवमेंट ऑफ द वेस्ट ईस्टर्ली स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयस इन द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऑफ द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। तो जेट स्ट्रीम्स भी आपको आपके साउथ वेस्ट मानसून में डायरेक्टली इंपैक्ट करती है, राइट। द सदर्न ऑस्किलेशन, नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर। जो मैंने आपको बताया, अगर साउथ वेस्ट मानसून चाहिए तो यहाँ लो प्रेशर चाहिए, यहाँ हाई प्रेशर चाहिए, राइट।
but in certain year there is reversal in the pressure condition and the Eastern Pacific has lower pressure in comparison to the Eastern Indian Ocean. The periodic change in pressure condition is known as the SO, the season oscillation, right? तो इल नीनो, ला नीना, एसओ, इनसे रिलेटेड जैसे ही अभी थोड़े दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2-3 दिन में आर्टिकल्स आने वाले हैं, तो मैंने आपको मानसून का बेसिक कराया, राइट? अब मैं आपको जब ये आर्टिकल्स आएंगे तो मानसून के बारे में और थोड़ी सी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए अपने पास इतने ही एडिटोरियल्स थे, तो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और एडिटोरियल्स के साथ।